हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। तो पूनम की पढ़ाई पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस चैनल पर आज से मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी इन सारी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशली। ठीक है, एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैथ में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और पूनम मैम आपको पढ़ाएंगी बायो, ठीक है, प्लस रीजनिंग, ठीक है, और प्लस आपका कुछ जीके का पोर्शन। ठीक है, तो आज से फिजिक्स और मैथ मेरे द्वारा सुनील, मेरा नाम है सुनील मौर्य, मैं रेलवे में कार्यरत हूँ इस समय पे आरआरबी एएलपी के पद पर। ठीक है, इलाहाबाद बोर्ड से। ठीक है, इलाहाबाद बोर्ड से मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इस समय पर। ठीक है, तो आरआरबी मैंने क्वालिफाई किया है, मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सारा कुछ मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, और आज से ही हम एक मैथ का सेशन लेके चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सेशन में हम सबसे पहले आज परसेंटेज से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे चल के मैं अभी बताऊंगा कि परसेंटेज से ही क्यों आज स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि जो आरआरबी का एग्जाम होता है दोस्तों वो कैसे होता है। ठीक है, तो आरआरबी जो एनटीपीसी होने वाला है, और एनटीपीसी की आज के आज ही अभी नोटिफिकेशन एक आई है कि फॉर्म का स्टेटस जारी होने वाला है 29 सितंबर से। ठीक है, 29 सितंबर से आपके फॉर्म का स्टेटस जारी हो जाएगा। आप जाइए और आराम से वेबसाइट पे, आरआरबी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके वहाँ से आप आराम से अपना लॉगिन आईडी जो भी आप फॉर्म भरते समय आपको जो मिला था, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वो आराम से फिल कीजिए और क्लिक कीजिए और वहाँ से अपना स्टेटस देखिए, क्योंकि स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेटस अगर आपका ओके है तभी आप फॉर्म में आगे जाते हो, मतलब आप वैकेंसी में जाते हो। अदरवाइज कुछ बच्चे यहीं रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि स्टेटस नहीं पता है, उनको लग रहा है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, बट किसी कारण बस किसी किसी का फॉर्म एक्सेप्ट भी नहीं हो पाता है। तो पहला तो यहीं पे एक तरीके से शॉर्ट लिस्ट यहीं पे हो जाता है। कुछ बच्चे यहीं पे छट जाते हैं बिना एग्जाम हुए ही, फॉर्म भरते समय कोई ना कोई फोटो या सिग्नेचर में कोई गलती कर देते हैं तो यहाँ छट जाते हैं। स्टेप नंबर 2 जहाँ से मेन छटनी होती है, पहली चीज तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। इसमें क्या होता है, इसमें आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और कैंडिडेट्स का जिनका फॉर्म ओके है, ठीक है, और जिनके फॉर्म में कोई समस्या है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो इसके लिए आप स्टेटस जरूर चेक करें जाके। ठीक है, स्टेटस आपका 29 से आएगा। कब से आएगा? 29 सितंबर 2020। ठीक है, और आपको जैसे पता ही है कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होना है वो कब से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि 15 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 दिसंबर से। तो 15 दिसंबर की तैयारी के लिए आज से बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, आप ये समझ लो कि 2 मंथ प्लस हाफ समझ लो। ठीक है, 3 महीने प्रॉपर नहीं है आपके पास, केवल और केवल 2.5 महीने ही हैं। ठीक है, जिसमें कि आप 15 से 20 दिन या फिर लास्ट के 1 महीने कम से कम आप टेस्ट सीरीज करने वाले हो। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिना टेस्ट सीरीज के अगर आप जाते हो, प्रिपरेशन कितनी भी आपकी 100% क्यों ना हो, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होता है बिना टेस्ट सीरीज के जाने से। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज दे के जा रहे हो, टेस्ट सीरीज आप करके जा रहे हो, कम से कम 50 सेट, 20 सेट, 30 सेट, जिसको जितना पॉसिबल हो सकता है अगर उतना करके जा रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री एग्जाम आपका निकलने के कगार पे रहेगा अगर आप कम से कम 50 सेट सॉल्व करके जाते हो। तो पहली चीज हो गई टेस्ट सीरीज की बात। ठीक है, दूसरी चीज आपका स्टेटस के बारे में हमने बता दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों, आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, मींस सीबीटी 1। ठीक है, सीबीटी 1। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि पहला टेस्ट होता है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसमें सबसे मेन काम क्या होता है, इसको शॉर्ट लिस्ट करना, बच्चों को कम करना। अभी 1,26,00,000 समथिंग कुछ, या फिर डेटा यही आसपास मुझे समझ में आ रहा है कि लगभग मैंने देखा था, तो मुझे लगा 1,26,00,000 अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट हैं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया है। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म अप्लाई किया, कितना किया है? 1.26 करोड़। ठीक है, इतने स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझना, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेना कितना है इनके पास? अप्रॉक्सीमेट 35,000 वैकेंसी है केवल। ठीक है, 35,000 से कम ही समझना इसको। ठीक है, 35,000 में कम ही समझना, 35,000 अप्रॉक्स लेके चल लो। आपकी 35,000 कैंडिडेट के लिए 1.26 करोड़,
126 लाख के अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट हैं जो कि इस एग्जाम को देने वाले हैं। तो आपका जो प्री एग्जाम होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, लगभग 20 गुना लेते हैं ये, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ से जो आपका प्री एग्जाम होगा मीन CBT 1, इसमें क्या होगा, इसमें एग्जाम तो सारे देंगे लेकिन इसमें फेल किया जाता है बहुत सारे बच्चों को, और फेल करके सिर्फ वैकेंसी का 20 गुना लिया जाता है, ठीक है। कितना, वैकेंसी का 20 गुना। अब 20 गुना मतलब 20 टाइम्स, है ना, 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स यहाँ से लिया जाएगा CBT 2 देने के लिए। किसको देने के लिए, मतलब इतने ही बच्चे, इसका 20 गुना, जितनी भर्ती होगी, जितनी वैकेंसी होगी, उस वैकेंसी का 20 गुना स्टूडेंट जाने वाले हैं CBT 2 देने वाले, ठीक है। फिर CBT 2 का जो रिजल्ट आता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन ASM, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ठीक है, ASM, ठीक हो गया। और ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए साइको की जरूरत है, ठीक है, साइको के लिए, ठीक है। तो जिनके साइको की जरूरत है उनके लिए तो जाएंगे 8 गुना, ठीक है। कितना जाएंगे, 8 गुना कैंडिडेट। पहले ध्यान से समझना, 20 गुना थे, 20 गुना से CBT 2 दिए, CBT 2 से 12 गुना बच्चों को हटा दिया जाएगा, 8 गुना बच्चों को लेके जाएगा कौन, ASM या फिर जिसमें जिसमें साइको का है। आपने फॉर्म भरते समय नोटिस पढ़ा होगा कि किसके किसके लिए तीसरा एग्जाम होगा, और ये जो 8 गुना जाते हैं इसमें जाते हैं ये CBT 3 में, जिनका साइको एग्जाम होता है, ठीक है। तो आगे आपको बताऊंगा कि साइको में होता क्या है। दूसरी चीज जो CBT 2 है, इसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे गार्ड की हो गई, है ना, गार्ड की हो गई, या फिर क्लर्क की वगैरह की हो गई, जो इसमें है ना, बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिसके लिए केवल 2 एग्जाम है CBT 2। इसके लिए जो इनको लेना है फिर 1.5 गुना कैंडिडेट लेंगे ये, मतलब 20 गुना एग्जाम देंगे CBT 2 का, और सिलेक्शन किनका होगा, 1.5 गुना का। और 1.5 गुना क्यों, वैकेंसी तो 35,000 ही है, लगभग 50,000 प्लस कैंडिडेट को ले जाएंगे ये फाइनल में। तो ये जो 1.5 गुना है, इसमें आधा गुना, मतलब जिनका जितना इनको चाहिए वो तो पूरा निकाल ही लेंगे, आधा गुना को किस में रखेंगे, वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे, वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जो मेन लिस्ट में है, जो मेन जिसकी मेरिट अच्छी है उसको मेन लिस्ट में रखा जाएगा, जिसकी मेरिट कम है उसको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। जब मेन लिस्ट वाला कोई कैंडिडेट अपनी जॉब नहीं करता है या उसको कहीं दूसरी जगह इससे अच्छी, इससे बेहतर जॉब मिल जाती है, तो क्या करता है, इस जॉब को छोड़ देता है। अब वो छोड़ता है तो वो रेलवे के पास सीट खाली हो जाती है, तो जो रेलवे के पास जो सीट खाली होती है उस सीट को फिल करने के लिए वो पहले से ही आधा गुना बढ़ा के कैंडिडेट को रखा है। समझ में आ रही है बात। तो जो आधा गुना कैंडिडेट है उसी में से जिनकी मेरिट अच्छी रहेगी उनको लेके जाएगा और सिलेक्शन कराएगा। तो ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस है जो आपका होना है RRB NTPC में। और यहीं पे बात कर लूँ मैं ग्रुप डी के लिए क्या क्या होना है। अब साइको एग्जाम की पहले बात कर लो आप, फिर उसके बाद ग्रुप डी पे हम लोग मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या कहानी होने वाली है, ठीक है। तो जो आपका साइको एग्जाम है, साइको एग्जाम में आपका एक तरीके से मेंटल चेक किया जाता है, जैसे रीजनिंग नहीं होती है, बिल्कुल रीजनिंग जैसे ही होता है, बट यहाँ पे स्पीड देखा जाता है, आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब आपकी सत्य, मतलब जितने क्वेश्चंस करते हो उसमें सही ज़्यादा होने चाहिए, गलत कम होने चाहिए। अगर गलत ज़्यादा हो गए तो आप गलत की वजह से फेल हो जाओगे, चाहे आप सही जितना ही कर लो, ठीक है। तो एक्यूरेसी। और दूसरी स्पीड। स्पीड का मतलब जैसे आपको 2 मिनट में क्या कर दिया गया, 2 मिनट में 12 ऐसे मैप में इमारतें दे दिया गया, एक जैसी इमारतें दे दिया गया, घर दे दिया गया, या फिर ऐसे ट्रैक बना दिया गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ ऐसे कुछ गंदा गंदा ट्रैक बना दिया गया, ठीक है, ऐसे 2-3। तो मान लो इसमें 12 स्टेशन बना दिए गए, 12 स्टेशन में जैसे एक तो इलाहाबाद हो गया, मान लो ऐसे कुछ दिल्ली हो गया, ऐसे कुछ करके टोटल जगह के हिसाब से स्टेशन के नाम लिख दिए गए। आपको क्या बोला गया कि बेटा 2 मिनट में इन सबको लर्न करो और अगले 2 मिनट में आपके सामने ऐसे पूरा यही मैप पूरा वापस से ऐसे खुल के आ जाएगा, उसमें बिंदी रखी रहेगी, ऐसे 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 ABCD लिखा रहेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे तो पूछेगा कि पहले क्वेश्चन में जैसे इलाहाबाद कहाँ है, तो इलाहाबाद यहाँ पे आपको मान ले है, यहाँ पे A आपने लिखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A। मतलब 2 मिनट में आपको याद करना है और 2 मिनट में उसी को फिल करना है। ये है साइको पहला स्टेप। और साइको में ही आपका 5 स्टेप होता है और 5 एग्जाम होता है साइको में। साइको के 5 एग्जाम में किसी एक में भी फेल तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। और 5 में जो आपका T स्कोर होता है वो 42 हुआ था अभी RRB ALP के लिए, ठीक है। लोको पायलट के लिए जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुआ था उसमें जो साइको हुआ था
उसमें क्या था कि उसमें 5 थे सेक्शन, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 सेक्शन थे। पांचों सेक्शन का अलग अलग एग्जाम होता है, बट एक ही दिन होता है, 1.5 घंटे के अंदर हो जाता है, एक 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम ले लिया जाता है। तो 2 मिनट जैसे इसको याद करने के लिए, फिर 2 मिनट का भरने के लिए दिया, फिर अगले टेस्ट देने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप दे देंगे आपको, फिर अगला टेस्ट देंगे, फिर अगला टेस्ट का आप मतलब कंप्लीट करना है। ऐसे 5 टेस्ट इनको लेना है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे में ये खत्म करते हैं उसको, ठीक है। ये भी ऑनलाइन टेस्ट ही होता है कंप्यूटर पे। तो ज़्यादातर इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है, आपको कितनी जल्दी कंसंट्रेशन आपका टेस्ट किया जाता है, आप कंसंट्रेट हो कि नहीं हो। जैसे काम कर रहे हो, मान लो असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर हो, आप मास्टर हो, ठीक है, वहाँ पे ट्रेन आ रही है, जा रही है, तो आपको कंसंट्रेट है कि नहीं है, कि पता है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं है, कौन ट्रेन अभी गई, कौन सी आने वाली है, किसको कौन सा नंबर अलॉट करना है। पता चला एक ही ट्रैक पे 2-2 ट्रेन को अलाउ कर दिया आपने, तो जाके लड़ जाएंगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, हो ही जाएगा अगर एक ट्रैक पे आप 2 ट्रेन डाल दिए तो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें फोकस की जाती है, इसलिए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो होता है उसको फोकस किया जाता है, उसका साइको अच्छा हो। साइको का मतलब यही होता है कि आपका दिमाग, ब्रेन कितना फास्ट वर्क करता है, ठीक है। जैसे कोई दुर्घटना होने वाली है तो आपके पास 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड है उसको सॉल्व करने के लिए, उस दुर्घटना को बचाने के लिए। इसी सब चीज़ों के लिए आपका साइको एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है। तो ये साइको एग्ज़ाम था, ठीक है, इसमें भी आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आप एएसएम की पोस्ट पाओगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी की, तो ध्यान से समझना, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें भी 2 स्टेज हैं। जो ग्रुप डी है इसमें मेन आपका जो है, पहली चीज़ तो सीबीटी है और दूसरा आपका फिजिकल है यहाँ पे, ठीक है। जो सीबीटी है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स में यही सिलेबस का पैटर्न एनटीपीसी के प्री एग्जाम के लिए भी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो 100 मार्क्स है, इसमें आप ये समझ लो कि जो 30 मार्क्स है इसमें आपकी मैथ पूछी जाएगी, ठीक है। इसमें जो 30 अलग मार्क्स है और 30 मार्क्स इसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका 40 बचा, इसमें आपका ढेर सारी चीज़ें पूछी जाएगी। पहली चीज़ तो पूरा साइंस पूछा जाएगा, जनरल साइंस, ठीक है। साइंस में आपके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, इसी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके, ये आपका ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस हिस्ट्री, इधर से बहुत कम आएगा। ये समझ लो कि इन 40 में से 2, 4, 5 नंबर के अंदर ये सब सिमटे रहेंगे सारा मिला के, हाँ। और बचता है इसी में 10 नंबर आपका करंट अफेयर्स का आना है, ठीक है। मतलब साइंस प्लस ये ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री कितने नंबर का आ रहा है, 30 नंबर का आ रहा है, 30 नंबर ये। और करंट अफेयर्स कितने का आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको डेली नहीं पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है, चाहे तो आप मैगजीन खरीद के पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 में से 10 स्कोर कोई भी नहीं कर पाता है, ठीक है। रेयरली कोई एक कर पाएगा, मान लो अगर हज़ारों में से कोई एक ही कर सकता है, तो इसको मैं अभी नेगलेक्ट मान के चलता हूँ कि इस 10 नंबर में आपको कम से कम 7 से 8 नंबर आने के लिए क्या करना चाहिए, समय भी कम लगे, काम भी आपका 7 से 8 नंबर हो जाए। अगर आपको स्ट्रेटजी सही पता है दोस्तों, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। बहुत सारा करंट अफेयर्स रट के, बहुत सारी मैथ लगा के, बहुत सारा रीजनिंग करके, या बहुत ब्रॉड में जीएस जीके पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला है। पैटर्न जो होता है ना, जो रेलवे पूछता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी है ना, तो आप कम समय में ज़्यादा काम करोगे, स्मार्ट वर्क करके आप अच्छे से नौकरी को ले सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपको सही पैटर्न नहीं पता है तो आप करते रहो, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा कि इतना आने के बावजूद, ठीक है, जिसको आपसे कम आता था उसका सिलेक्शन हुआ और आपका नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारे साथियों का हुआ होगा, ठीक है, आप देख रहे हो, आप में से किसी का भी हुआ होगा। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। अगर सही पैटर्न आपको नहीं पता है उस एग्ज़ाम का, तो अगर बिना पैटर्न पता हुए जानकारी ढेर सारी है आपको, लेकिन जाते हो आप एग्ज़ाम में, ठीक है, आप फेल का मुँह देखते हो, ठीक है, आपके साथ फेलियर आता है लिख के रिजल्ट में। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं दे रहा हूँ पहले से ही, और पढ़ाऊँगा भी, मैथ आपको पढ़ाऊँगा, ऐसा बेहतरीन पढ़ाऊँगा कि मैथ आपका बिल्कुल नहीं कन्फ्यूजिंग रहेगा। कि जो आपका मैथ है, देखो जो सिलेक्शन होता है ना, ये मैथ से ही होके जाता है। अगर आपकी मैथ ओके है ना, तो फिर रीजनिंग भी आपकी ओके ही हो जाएगी, ठीक है। अगर रीजनिंग मैथ दोनों ओके है, तो इधर से आपका 60 नंबर का काम हुआ। मैं कह रहा हूँ कि नेगलेक्ट कर दो 5 नंबर, तो अभी भी 55 नंबर आप ले आ सकते हो,
ठीक है, अगर 5 नंबर मैं कह रहा हूँ कि टफ हुआ या कुछ ऐसे हुआ या कंफ्यूजिंग जो पढ़ा है आपने नहीं समझ ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो 5 क्वेश्चन छोड़ देते हो तब भी आप यहाँ से 55 स्कोर कर सकते हो। बचता है साइंस। साइंस 40 में से आप ये समझ लो 10 नंबर करंट अफेयर्स है, इधर से आप 7 से 8 ले लो, मैं अभी इसमें 5 ही जोड़ता हूँ। अगर ये 10 में से 5 जोड़ लो और इस बचा 30 इधर, और 30 जो साइंस है, इस साइंस में कम से कम 25 नंबर जोड़ लो, तो 25 देखो साइंस जो 30 है इसमें से 25 नंबर आपको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं जोड़ोगे तो आपका मेरिट नहीं आएगा। फिर 25 5 30 इधर हो गया, ठीक है, 30 ये और 55 ये, कम से कम आपके 85 मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ से आपका सक्सेस हो जाएगा, श्योर हो जाएगा अगर आप 85 मार्क्स ले आते हो तो। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स 10 नंबर का वेटेज है, डेली 1 घंटे देने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 100 सारे करंट अफेयर्स मेरे को नहीं मिले थे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मेरे हुए थे वहाँ पे करंट अफेयर्स के। ठीक है, जो करंट अफेयर्स और मैंने जो पढ़ा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो कि अगर मैं घंटे में बात करूँ तो 15 घंटे दिया था, टोटल 15 आवर दिया था करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें कि मैंने 7 से 8 नंबर तक स्कोर किया है। ठीक है, तो डेली आपको डेली 1 घंटे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा करंट अफेयर्स का जब सेक्शन लेके आऊँगा। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोज़ नहीं ले आऊँगा, पर मंथ आपको एक वीडियो दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस और बेसिक जो मेन चीज़ें रहेंगी वो डिस्कस करूंगा। आपको प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं। 6 मंथ को मैं मिनिमम बोलूँ तो 100 इंटू 6 है ना, 100 इंटू 6 क्या हो गया, 600 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर्स के, प्लस और मैं 400 और जोड़ देता हूँ कि 100 की जगह 50 और आप करते हो, लगभग 1000 क्वेश्चन अगर आप लर्न कर लेते हो या समझ लेते हो कैसे भी कोशिश करके, तो 1000 में से कम आपका जो 10 नंबर करंट अफेयर्स पूछा जाना है उसमें से 6-7 नंबर 8 नंबर आराम से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटजी ये बनाओ कि करंट अफेयर्स में इतना आपको स्कोर करना है। आपको करंट अफेयर्स का जो टाइम बचाना है वो कहाँ पे लगाना है, उसको आपको साइंस में लगाना है। ठीक है, कहाँ पे लगाना है, साइंस पे लगाना है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन स्टैटिक है, ये बदलता नहीं है। साइंस आपके फिक्स ही है, जो भी आनी है आपको पता ही है। तो वो साइंस आप इसकी जगह आप साइंस पे मेहनत कर लो, साइंस में पेट हो जाएगा आपका स्कोर। और इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बता ही दे रहा हूँ कि आपको कैसे लेके आने हैं 7-8 नंबर। ठीक है, बची मैथ में वैसे तो दावा कर रहा हूँ कि आपको मैं 30 में 30 दिला दूंगा अगर आप पूरी वीडियोस देख के और अच्छे से अपनी मेहनत करके जाते हो तो। लेकिन फिर भी मैं इसमें कम से कम 2-3 नंबर कम कर देता हूँ। अगर आप 28 भी इधर से लेके आते हो, रीजनिंग में भी आपका 28 आ गया, तो 56 मैंने 55 ही जोड़ा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में जाते हो, तब आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको जो मैथ पढ़नी पड़ेगी, जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँगा कि जितना पढ़ाऊँगा, मतलब मैं तरीका सब कुछ बता दूंगा, लेकिन सॉल्व तो आपको बुक से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मैं तो अपनी तरफ से 100% तैयार हूँ, लेकिन आपको भी तैयार होना पड़ेगा अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेटजी। अब बात कर लेते हैं आज से हम जो शुरू करने वाले हैं, और एक थोड़ी सी क्लास लेने वाला हूँ मैं आज परसेंटेज पे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये जान लो बेटा, परसेंटेज क्यों पढ़ाने वाले हम लोग या क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो परसेंटेज जो पढ़ने वाले हैं, प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता क्यों पढ़ने वाले हैं, क्यों इसलिए पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो हर एक जगह मिलने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा, SICI में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जाते हो किसी भी टॉपिक में मैथ के जाते हो, हर जगह आपको परसेंटेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप शुरू में ही सबसे पहले परसेंटेज तैयार कर लेते हो, तब आपके लिए वो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिशियल होगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशतता। और सबसे पहले एक चीज़ ये समझो कि प्रतिशतता ले आने के लिए, प्रतिशतता होता क्या है, तो कोई भी फ्रैक्शन होता है, कोई भी फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, कोई भी ऐसी भिन्न जिसका जो हर है ना, ये हर होता है और ये अंश होता है। अंश का मतलब आपका न्यूमरेटर, और ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो कितना हो जाए, 100 हो जाए। ठीक है, तो न्यूमरेटर मान लो यहाँ पे कुछ भी है, x है, तो यही क्या है, रेट है। ठीक है, रेट मतलब दर। ठीक है, प्रतिशत दर। अगर आपसे पूछे प्रतिशत दर, तो यहाँ पे जो देखो, प्रतिशत दर का मतलब x, प्रतिशत दर का मतलब x। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। मेनली अगर ये भी नहीं समझ में आया तो समझने की ज़रूरत नहीं है। समझना क्या है आपको, परसेंटेज में ले आने के लिए और परसेंटेज को हटाने के लिए, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो बेसिकली मैंने परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशतता की डेफिनेशन दी थी।
ठीक है, होता क्या है। तो एग्जैक्टली आपको ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, पूछना क्या है उनको, पूछेंगे ये कि प्रतिशत में जैसे ले आने के लिए, प्रतिशत में ले आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और ध्यान रखना प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक है, मीन्स 100 से भाग और इधर 100 से गुणा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे 14% है, इसको परसेंट हटा दो, यहाँ से परसेंटेज का जो सिंबल है, ये परसेंटेज का साइन है, इसको हटाना है तो क्या करोगे आप, 14 डिवाइडेड बाई 100 कर लोगे, कितना आ जाएगा 0.14, ठीक है। क्या हो गया, ये परसेंटेज है, परसेंटेज हट गया यहाँ से। अगर इसी चीज़ को वापस से मतलब परसेंटेज ले आना होता तो हमने क्या बोला, ले आने के लिए क्या करो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया वापस से 14 आ गया। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो आज जो था, आज हमारा ये था सेशन कि आप हमको जान लो, हम आपको जान लें, और कहानी ये है, करना क्या है ये आपको पता चल जाए, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। टाइप 1 से सारे टाइप में कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज का मैथ का सेशन, मतलब आज से आपकी मैथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और बहुत ही धूम धड़ाके के साथ हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके के साथ हो रही है। आपको लगन लगा के पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लगन लगाते हो तो आई एम श्योर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज के एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।